अधिकांश त्रासदियां बिना किसी चेतावनी के आती हैं और वो ऐसे समय पर आती हैं जिसकी हम भविष्यवाणी भी नहीं कर सकते। लेकिन शायद केवल एक ही ऐसी त्रासदी है जो बिना चेतावनी के नहीं आती और हमें ये भी पता होता है कि वो किस समय पर आएगी। आप समझ ही गए होंगे, भारत के कई शहरों में व्याप्त वायु प्रदूषण। कल दिल्ली एनसीआर में जितने भी बच्चों ने जन्म लिया है, उन्होंने अपने पहले 24 घंटों में 12 से 15 सिगरेट पी है। आप सोचिए, जब बच्चे को पहली सांस से सिगरेट का धुआं उसके फेफड़ों में जा रहा है तो बीमारियां कैसे नहीं होंगी। नवंबर से अब तक आपने वायु गुणवत्ता मानकों को ऊपर नीचे होते हुए देखा होगा। हम लगातार पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए ग्रैप 1 से ग्रैप 4 के बीच झूलते रहे हैं। ये चक्र जारी रहता है। ये एक वार्षिक जारी रहने वाली त्रासदी है। ये पिछले 2 दशकों के अधिक समय से हो रही है और हमें नहीं पता ये आगे कब तक चलती रहेगी। पर क्या आपको आश्चर्य होता है कि सरकार इसे गंभीरता से क्यों नहीं ले रही, या ले भी रही है तो पर्याप्त कदम क्यों नहीं उठा पा रही? आपको ये जानकर हैरानी हो सकती है कि सरकार मानती ही नहीं कि वायु प्रदूषण से मौतें होती हैं। हाँ, ये सच है। कृपया हैरान मत होइए। कम से कम सार्वजनिक रूप से तो वो ऐसा ही कहती रही है। 2020 में पर्यावरण राज्य मंत्री ने संसद में कहा कि पोल्यूशन और डेथ्स को जोड़ने के लिए कोई ठोस डेटा उपलब्ध नहीं है। उन्होंने कहा, यह रिपोर्ट केवल अनुमान पर आधारित है। वायु प्रदूषण के कारण होने वाली मौतों की सटीक संख्या बताने के लिए हमारे पास कोई डेटा ही उपलब्ध नहीं है। वह किस रिपोर्ट की बात कर रहे थे? उसी रिपोर्ट की जिसे स्वास्थ्य मंत्रालय के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल रिसर्च या ICMR ने ही खुद तैयार किया था। ICMR की उस रिपोर्ट में कहा गया कि वायु प्रदूषण पूरे भारत में दूसरा सबसे बड़ा बीमारियों का कारक है। बाहरी और घरेलू वायु प्रदूषण विभिन्न बीमारियों के होने में बहुत बड़ा योगदान दे रहा है। इसे काफ़ी विस्तार में ICMR ने एक्सप्लेन किया, लेकिन सरकार ने अपनी ही रिपोर्ट को खारिज कर दिया। सरकार संसद और सार्वजनिक मंच पर तो यही रुख अपनाती रही है, लेकिन अपने आंतरिक दस्तावेजों में वह बिल्कुल उल्टा कहती है। 18 नवंबर 2024 को केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने सभी राज्यों के अधिकारियों को एक पत्र भेजा वायु प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए। इस पत्र में उन्होंने नेशनल प्रोग्राम ऑन क्लाइमेट चेंज एंड ह्यूमन हेल्थ का उल्लेख किया। यह राष्ट्रीय कार्यक्रम खुद ICMR की उस रिपोर्ट का हवाला देता है, वही रिपोर्ट जिसे सरकार लंबे समय तक संसद में खारिज करती आ रही है। उस राष्ट्रीय कार्यक्रम ने साफ तौर पर कहा कि 2019 में भारत में वायु प्रदूषण के कारण 17 लाख मौतें हुई। यानी कि भारत सरकार की सचिव प्रदूषण से मौतों की एक तरफ संख्या बता रही हैं और दूसरी तरफ सरकार संसद में कह रही है कि वायु प्रदूषण से मौतों का कोई लिंक ही नहीं है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या WHO ने भी स्पष्ट आंकड़े दिए हैं कि वायु प्रदूषण से मौतें कितनी हो रही हैं। यह भी बताया कि कौन कौन सी बीमारियां इन मौतों की वजह बन रही हैं। WHO के अनुसार भारत में वायु प्रदूषण के कारण 2019 में 8.9 लाख मौतें हुई, 2018 में 9 लाख मौतें हुई, 2017 में 8.5 लाख मौतें, 2016 में 8.5 लाख मौतें और 2015 में भी 8.5 लाख मौतें हुई। यह निश्चित रूप से कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। प्रदूषण से होने वाली दिल की बीमारियां, फेफड़ों के कैंसर, फेफड़ों की सामान्य समस्याएं और स्ट्रोक इन मौतों का कारण बन रहे हैं। फिर भी सरकार के लिए ये तथ्य शायद कोई मायने ही नहीं रखते। केंद्र सरकार ने नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम या NCAP 2019 में लॉन्च किया। इसमें शहरों के लिए स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित किए गए कि उन्हें वायु गुणवत्ता मानकों को सुधारने के लिए क्या करना है। ज़्यादातर शहर इन लक्ष्यों को हासिल करने में असफल रहे। इसका परिणाम क्या हुआ? कुछ नहीं, क्योंकि NCAP कानूनी रूप से बाध्यकारी है ही नहीं। लेकिन अच्छी बात है कि सरकार के पास एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट है, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। बुरी बात यह है कि वो डॉक्यूमेंट सिर्फ एक गाइडिंग डॉक्यूमेंट बन के रह गया है, उसका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी नहीं है। उस जो नेशनल क्लीन एयर एक्शन प्रोग्राम है उसमें फंड्स हर साल दिया जाता है, लेकिन एक क्रिया की रिपोर्ट है
कि जो पैसे गए हैं उसमें से बहुत सारे शहर जो मिलियन प्लस 49 सिटीज़ हैं उन्होंने सिर्फ 60% तक खर्च किया है। जो बाकी नॉन अटेनमेंट सिटीज़ हैं उन्होंने तो सिर्फ 40% तक खर्च किया है। उसमें भी जो ज़्यादा पैसा है वो रोड डस्ट जैसे टेम्पररी चीज़ों में को कंट्रोल करने के लिए जा रहा है। सरकारें भले अस्पष्ट बनी रहीं, लेकिन डॉक्टर लगातार खतरे की घंटी बजाते रहे हैं। हर साल वे और अधिक से अधिक शोध के साथ सामने आते हैं, पर वह भी अब हताश हो चुके हैं। हमने देश के सबसे बड़ी सरकारी अस्पताल के एक चेस्ट फिजिशियन से बात करने की कोशिश की। उन्होंने गुस्से में हमसे पूछा, आप हमसे और क्या जानना चाहते हैं? हालात हर साल और खराब होते जा रहे हैं। आप लोग सरकार से पर्याप्त सवाल आखिर क्यों नहीं पूछते? वह अपना नाम सार्वजनिक करने के लिए तैयार नहीं थे। डॉक्टर अरविंद कुमार दिल्ली स्थित मेदांता अस्पताल से जुड़े हुए हैं। आजकल प्राय लोग कह रहे हैं कि आजकल के बच्चे बड़े चंचल हैं, बड़े हाइपर एक्टिव हैं स्कूल में। वो हाइपर एक्टिव नहीं है, चंचल नहीं है, उन सबको माइल्ड लेवल ऑफ ब्रेन इन्फ्लेमेशन है। जब ये केमिकल्स हमारे ब्रेन में जाते हैं तो जो ब्रेन के चारों तरफ सब हमारी लेयर्स वगैरह होती हैं वो एक न्यूरो इन्फ्लेमेशन कॉज करता है और वो उसी की वजह से बच्चे चंचल हैं, हाइपर एक्टिव हैं। अटेंशन डेफिसिट भी आजकल हो रहा है। 2 मिनट यहाँ बैठेंगे, 2 मिनट वहाँ बैठेंगे। दे आर वेरी चलायमान और चंचल। यह एक पोल्यूशन का इफेक्ट है जिसको हम पोल्यूशन को कहने की जगह आजकल के बच्चों, वो आजकल के बच्चे नहीं है, वो बेचारे पोल्यूशन इम्पैक्टेड बच्चे हैं। ये पोल्यूशन का असर है। वही चीज़ उनके आर्टरीज में जमा होती है, उनके पैंक्रियाज में जमा होती है, उनके फैट्स में जमा होती है, बाकी अंगों में जमा होती है। चाइल्डहुड कैंसर्स भी पोल्यूशन इम्पैक्टेड बच्चों में बाकी बच्चों के मुकाबले ज़्यादा होते हैं। अब कई जगहों से स्टडीज़ आई हैं जिसमें लोगों ने IQ डेवलपमेंट, लंग का टोटल वॉल्यूम डेवलपमेंट और पूरी बॉडी का डेवलपमेंट स्टडी किया है एंड दे हैव शोन कि पोल्यूशन हमारे IQ डेवलपमेंट को कम करता है, हमारे लंग के डेवलपमेंट को कम करता है और ओवरऑल हमारे बॉडी की ग्रोथ को भी इम्पैक्ट करता है। यानी कि पूरी जनरेशन फिजिकल ग्रोथ से लेकर मेंटल ग्रोथ तक इम्पैक्ट हो रही है। इसका इफेक्ट सर लाइफ अभी आप ये तो लाइफ लॉन्ग होगा। तो जैसे जैसे ये बच्चे थोड़ा सा बढ़ते हैं, जहाँ ये टीनेजर्स होते हैं, वही केमिकल्स जाके उनकी ब्लड वेसल्स में जमा हो जाते हैं। तो बच्चों में प्री मैच्योर हाइपरटेंशन, वरना हाइपरटेंशन को हम पहले जब मैंने MBBS किया था तो हमें कहा गया था कि 35-40 की उम्र के बाद हाइपरटेंशन होता है। आजकल कई स्कूल्स में स्टडीज़ हुई हैं जहां टीनेजर्स में हाइपरटेंशन पाया गया है, एरिथमियास पाए गए हैं, यानी हार्ट की इरेगुलरिटी, ब्रेन की और प्रॉब्लम पाई गई हैं, दूसरी तरह तरह की बीमारियां, डायबिटीज़ का इंसिडेंस बच्चों में बढ़ रहा है, ओबेसिटी का इंसिडेंस बच्चों में बढ़ रहा है। मैं एक NGO रन करता हूं, लंग केयर फाउंडेशन, जिसमें हम प्रदूषण के बारे में जाके लोगों को जानकारी साझा करना, ये हमारा एक मेजर टास्क है। हमने 2019 में दिल्ली के 3 स्कूल्स में करीब 3,500 बच्चों में एक स्टडी की थी जिसमें उनके सारे पैरामीटर्स देखे थे और फिर ऑन साइट उनके लंग फंक्शन देखने के लिए स्पायरोमेट्री टेस्ट किया था। 1/3 बच्चे स्पायरोमेट्री के टेस्ट के द्वारा अस्थमा के शिकार पाए गए थे। 40% बच्चे ओवरवेट या ओबीज थे, 40% बच्चे। और जो बच्चे ओवरवेट और ओबीज थे उनमें अस्थमा का इंसिडेंस कई गुना हायर पाया गया था। और हमने ये कंक्लूड किया कि एयर पोल्यूशन एक तरफ अस्थमा कॉज कर रहा है, दूसरी तरफ वो ओबेसिटी कॉज कर रहा है, और जब वो ओबेसिटी कॉज कर देता है तो वो ओबेसिटी अस्थमा को और ज़्यादा करती है। तो यह एक डबल वैमी हो गया कि ये डायरेक्टली भी और ओबेसिटी के थ्रू। जनरल चीज़ है, आजकल बच्चे ओबीज हैं, इसमें भी अब रिसर्च ने शो किया है कि एयर पोल्यूशन का रोल है। डायबिटीज़ बच्चों में बढ़ रही है, उसमें भी एयर पोल्यूशन का रोल है। तो अगर आप देखें तो ब्रेन से लेकर टो तक कोई अंग बच्चों का नहीं है जो इम्पैक्ट नहीं हो रहा है। और जब यही बच्चे एडल्ट्स बनते हैं, फिर बड़े होते हैं, तो ये सारी बीमारियां कैरी करती हैं। अगर आप 19 साल की एज पे हाइपरटेंशन हो गया तो आप सोचिए उसके लॉन्ग टर्म कितने सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज आपके हार्ट पर, किडनी पर, सारे ऑर्गन्स उससे सेकेंडरली इफेक्ट होते हैं। यह कोई मुश्किल बात तो नहीं है समझना कि अस्पताल में इन दिनों मरीजों की संख्या काफ़ी बढ़ जाती है।
सबसे साफ तस्वीर उन खास ओपीडी क्लिनिक से आती है जो वायु प्रदूषण से संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए बनाए गए हैं। हमारे पेशेंट्स जो अस्थमा और सीओपीडी जो लंग की क्रॉनिक बीमारियां हैं, जिसमें एक लंग की जो फेफड़े हमारे डैमेज हो रहे हैं, वो वाले पेशेंट्स भी हम देखते हैं कि उनके नंबर्स बढ़ रहे हैं। साल दर साल पेशेंट्स के नंबर्स बढ़ रहे हैं, चाहे वो बच्चों में हो चाहे वो बड़ों में हो। स्पेशली जो एल्डरली हमारी ओल्ड एज पॉपुलेशन है, उनमें बहुत सिवियर हमें इन्फेक्शंस और सिवियर हमें ये कंडीशंस देखने को मिल रही हैं। अब होता क्या है कि ये पेशेंट्स चल रहे होते हैं, इनके दवाइयाँ चल रही होती हैं, मोस्टली नेबुलाइज़र और पंप के साथ ये लोग मैनेज कर रहे होते हैं। बट जब ये फेज़ आता है, नवंबर का फेज़ आता है, वो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होते हैं कि हाँ इस टाइम पे दिक्कतें होने वाली हैं, इस टाइम पे, बिकॉज उनको इतनी बारी एडमिशन्स हो चुके होते हैं। बट कुछ भी लापरवाही हुई या लापरवाही ना भी हुई, बंदा सांस ले रहा है, बाहर जा रहा है, तो उसमें भी हम देखते हैं कि हाँ पेशेंट्स को अटैक पड़ना, सांस लेने में दिक्कत, ये चीज़ें बढ़ जाती हैं। बहुत पेशेंट्स को हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। कुछ पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं जो आते हैं, एक नेबुलाइजेशन इंजेक्शन उनको मिलता है, वो ठीक होके चले जाते हैं और प्रिकॉशन लेके गोलियों पे चले जाते हैं। बट डेफिनेटली नवंबर के बाद से ही हम ये इन पेशेंट्स की नंबर्स बढ़ने लग जाते हैं। अब ऐसा हम एक वो नहीं बता सकते कि पहले इतने हुए और एकदम से डबल हो गए, बट हाँ नवंबर से लेके फरवरी तक ये ट्रेंड हमें देखने को मिलता है कि पेशेंट्स को दिक्कतें हो रही हैं। जिन पेशेंट जो लोग पहले कभी किसी को कुछ हुआ नहीं था, जिनको एब्सोल्युटली नॉर्मल थे, एथलीट्स थे, वो तक अपनी बताते कि नहीं भागा नहीं जा रहा, चलने में सांस फूल रहा है। तो ये चीज़ें बढ़ती जा रही है। दिस इज़ अ ट्रेंड जो हम कॉन्स्टेंटली देख रहे हो, चाहे वो आउट पेशेंट हो, चाहे हॉस्पिटल में हो, चाहे आईसीयू में हो। तो आप ये बोल रहे हैं कि पेशेंट्स इन बीमारियों की वजह से आईसीयू में भी लड़ करते हैं? हाँ, तो आईसीयू में रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, क्योंकि आईसीयू में वेंटिलेटर एक बहुत मेजर पार्ट होता है, तो ऑलमोस्ट हमारे 1/4 to 1/3 पेशेंट्स रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स के साथ ही आते हैं आईसीयूज़ में। अब क्योंकि मल्टीपल चीज़ें होती हैं, बट अगर किसी सीओपीडी के पेशेंट को एकदम से उसके फेफड़ों में स्वेलिंग हो गई है, रिएक्शन हुआ है, जिसकी वजह से वो सांस नहीं ले पा रहा, CO2 बाहर नहीं निकाल पा रहा, तो वो पेशेंट अनकॉन्शियस स्टेट में हमारे पास आएगा, उसको वेंटिलेटर पे डालने की ज़रूरत पड़ेगी। और ऐसे पेशेंट्स को हम वेंटिलेटर से निकाल भी नहीं पाते। कितने पेशेंट्स इसी एक ही अटैक की वजह से हम खो भी देते हैं। तो आप बोल रहे हैं कि सीओपीडी का अगर पेशेंट है, हाँ जी, उसकी लंग में स्वेलिंग आ जाए, हाँ जी, ये पॉल्यूटेंट्स की वजह से आती है? हाँ, तो ये एक एक्सपोजर हुआ, कोई भी पॉल्यूटेंट आया, वो लंग्स में जाके इरिटेट करता है, उसकी वजह से वहाँ पे रिएक्शन हुई, स्वेलिंग हुई, और वो चीज़ साथ में, जैसे मैंने आपको बताया, ये इन्फेक्शंस जो वायरल इन्फेक्शंस हम देख रहे हैं कि पूरे साल दर साल चलते जा रहे हैं, तो ये इनकी सिवियरिटी भी बढ़ जाती है जब उसके साथ में पोल्यूशन भी साथ में उसको जोड़ दिया जाए। पटाखे हर साल इस मुद्दे के केंद्र में होते हैं। हर साल इन पर प्रतिबंध लगाया जाता है और हर साल इस प्रतिबंध का उल्लंघन किया जाता है। दिवाली में क्या होता है, जो पटाखों में जो कलर आता है, जब रॉकेट के जो कलर देखते हैं या पटाखों की कलर देखते हैं, उसमें हैवी मेटल मिलाए जाते हैं वो कलर लाने के लिए। ये हैवी मेटल को देखा गया है, स्टडीज़ में देखा गया है कि दिवाली के एक दिन पहले को जब देखते हैं किसी को या दिवाली के बाद, तो उनके खून में हैवी मेटल की मात्रा जो है ये बढ़ जाती है। ये हैवी मेटल से नुकसान क्या है कि जब वो खून में जाते हैं तो वो कैंसर प्रोड्यूस कर सकते हैं। ऑलरेडी देखा जा रहा है कि दिल्ली में या फिर जो और दुनिया के जितने भी प्रदूषण से भरे हुए जो शहर हैं, उसमें महिलाओं में लंग कैंसर की बीमारी बढ़ती जा रही है, और ये वो महिलाएं हैं जो स्मोकिंग नहीं करती। तो हम ये भी सोचते हैं कि खाली उन्हीं को लंग कैंसर होता है जो स्मोक करते हैं। काफ़ी मरीज़ लंग कैंसर डायग्नोस होने के बाद बोलते हैं कि यार मैंने तो आज तक सिगरेट छुई भी नहीं, तो मुझे लंग कैंसर कैसे हो गया। तो अब देखा जा रहा है कि हवा के प्रदूषण की वजह से भी लोगों को लंग कैंसर हो रहा है, और इसमें हैवी मेटल का भी रोल है। 4-5 जो कॉमन वाले हैं वो हैं कॉपर, आर्सेनिक, जिंक, कैडमियम, सेलेनियम। तो ये जो पटाखों में ज़्यादातर देखे जाते हैं, या फिर जो गाड़ियों के फ्यूम्स में निकलते हैं, तो ये हैं जो कॉमन हैं जो देखे जाते हैं। जो PM 2.5 हो गए, PM 10 हो गए, ये हैवी मेटल हो गए, तो ये गर्भवती महिला के खून में जा सकते हैं। तो हवा के रास्ते पहले छाती में जाएंगे, छाती से फिर खून में अब्जॉर्ब होंगे। वो जो खून जब गर्भवती महिला के शिशु में जाएगा तो स्टिल बर्थ हो सकता है। स्टिल बर्थ का मतलब है कि जो बच्चा है वो माँ के पेट में ही मर सकता है, और जब वो पैदा होगा, बाहर निकलेगा, तो वो रोएगा नहीं, तो वो मरा हुआ बच्चा ही पैदा होगा। खराब वायु गुणवत्ता मानक केवल बीमारियों और मौतों को ही नहीं लाते, ये मरीज पर बेइंतहा फाइनेंशियल बर्डन भी डालते हैं।
मेरे हिसाब से हमारे हाथ में अब स्थिति रही नहीं, डॉक्टरों के हाथ में। अगर किसी को एक बार COPD अस्थमा हो जाए तो मेरे हाथ में तो कुछ रहा नहीं, अब वो खाली दवाइयाँ लिख सकते हैं। ज़्यादातर देखा जाए तो जो COPD और अस्थमा के जो पंप होते हैं, अब उसका दाम है 400 रुपये, 300 रुपये सस्ता नहीं है। सरकारी अस्पतालों में वो पंप आउट ऑफ स्टॉक रहता है ज़्यादातर। तो पहले तो लोग बीमार पड़ रहे हैं, फिर उनका इलाज करने के लिए मैं प्रिस्क्रिप्शन तो लिख देता हूँ, बट वो ले नहीं पा रहे दवाई क्योंकि महंगी इतनी है। एयर प्योरीफायर की बात होती है, हम 3-4 चीज़ें हैं। एयर प्योरीफायर ले लीजिए। मुझे बताइए कि एयर प्योरीफायर इफ़ेक्टिव होने के लिए आपको एक कमरे के वॉल्यूम के हिसाब से उसकी हैंडलिंग कैपेसिटी का मतलब आप बड़े हॉल में एक छोटा सा लगा दीजिए तो कुछ नहीं होगा। यू हैव टू हैव अ हैंडलिंग कैपेसिटी अकॉर्डिंग टू द वॉल्यूम ऑफ योर रूम, नंबर 1। नंबर 2, आपको दरवाजे खिड़कियाँ सब बंद करने पड़ेंगे। फिर आप उसको चलाएंगे तो वो आपकी हवा को 1-8 घंटे में सब कुछ कम कर देगा। लेकिन उसका बेनिफिट आपको तभी मिलेगा जब तक आप कमरे के अंदर हैं। क्या पूरा देश 140 करोड़ लोग अगले 30 सालों के लिए अपने को कमरों के अंदर बंद कर सकते हैं? नंबर 1। नंबर 2, अगर नहीं कर सकते तो आप बाहर मैंने बेस्ट क्वालिटी एयर प्योरीफायर अपने कमरे में लगा लिया, लेकिन मैं कमरे के अंदर सिर्फ 6 घंटे खर्च करता हूँ, तो बाकी 18 घंटे तो मैं बाहर की हवा ले रहा हूँ ना। मैं आपके घर आया, क्या मैं आपको बोलूँगा कि मंजूर जी पहले ना बेस्ट क्वालिटी एयर प्योरीफायर लगवाओ तब मैं आऊँगा? नहीं कह सकते ना। तो बच्चे स्कूल जाते हैं, मेरे पास एक बार 2-3 स्कूल से ये रिक्वेस्ट आई थी कि जी पेरेंट्स इंसिस्ट कर रहे हैं कि एयर प्योरीफायर्स लगवाइए कमरों में, क्या ये तो उसका मैंने उनको बताया कि कितने घंटे बच्चे कमरे के अंदर रहते हैं। व्हाट अबाउट व्हेन दे गो टू प्ले, व्हाट अबाउट व्हेन दे आर गोइंग फॉर रिसेस, इधर उधर जा रहे हैं। नहीं, ये सोल्यूशन। दूसरा, कमरा बंद हो और एक बंद कमरे के अंदर 40 बच्चे अगर सांस ले रहे हों और वही हवा रीसर्कुलेट हो रही है तो CO2 के लेवल्स बढ़ जाते हैं। एंड देयर हैव बीन स्टडीज़ जहां बच्चों को शाम तक थोड़ी सी खुमारी होने लगी क्योंकि उनके CO2 लेवल्स बढ़ गए। इसलिए खिड़कियाँ खोलनी पड़ी और खिड़कियाँ खोल दी तो आपका एयर प्योरीफायर ख़त्म हो गया। सो एयर प्योरीफायर इज़ नॉट, हम एयर प्योरीफायर रिकमेंड करते हैं अपने जो लंग डिजीज़ के पेशेंट्स हैं, कैंसर ऑपरेट किया, लंग निकल गया, एक लंग है, हाई रिस्क पॉपुलेशन को थोड़ा सा बेनिफिट उतने टाइम के लिए मिल जाता है। बट टू सजेस्ट दैट एयर प्योरीफायर इज अ सोल्यूशन टू एयर पोल्यूशन, द आंसर इज अ बिग नो। हमारी प्रदूषण की समझ में भी कुछ गलत है। हम शायद ही कभी AQI या एयर क्वालिटी इंडेक्स को 500 के स्तर के पार जाते हुए देखते, लेकिन हकीकत में ये इससे अधिक हो सकता है। प्रदूषण का सबसे बड़ा कारक होता है PM 2.5। AQI कई प्रकार के प्रदूषण के कारकों का औसत होता है, जैसे कि PM 2.5, PM 10 और 7 प्रकार की गैसें। अगर हम औसत ना भी लें और केवल PM 2.5 पर ही विचार करें तो AQI अधिकांश दिनों में 500 से ऊपर जा सकता है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि पॉलिसी पैरालिसिस केवल केंद्र सरकार में है तो आप गलत होंगे। तो लोग प्राइवेट व्हीकल्स को यूज़ करने के लिए मजबूर हैं क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है हमारा वो काफ़ी खस्ता हाल है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम दिल्ली की ही बात करें, 2018 में दिल्ली गवर्नमेंट का एफिडेविट था कोर्ट में कि दिल्ली को 11,000 बसेस की ज़रूरत थी। 2018 की बात मैं कर रहा हूँ, आज हम लोग 2024 में हैं। इन 6 सालों में हमारा पॉपुलेशन शहर का काफ़ी बढ़ गया है, लेकिन अभी तक दिल्ली के पास 8,000 बसेस भी नहीं है। मेट्रो जो है उसकी कनेक्टिविटी नहीं है, अभी तक मेट्रो सिर्फ 300 लगभग 300 किलोमीटर के रोड नेटवर्क को कवर करती है, जबकि बसेस जो हैं वो 1200 से ज़्यादा किलोमीटर रोड नेटवर्क को कवर करती है। तो जाहिर सी बात है कि बसेस को ज़्यादा प्रमोट करने की ज़रूरत है, क्योंकि फर्स्ट एंड लास्ट माइल कनेक्टिविटी को भी इंश्योर किया जा सकता है बसेस के थ्रू। मोहल्ला बस की बात हुई, हम लोगों ने बहुत समय से डिमांड कर रहे थे कि मोहल्ला बस होनी चाहिए ताकि फर्स्ट एंड लास्ट माइल कनेक्टिविटी हो। आज 2 साल हो गए मोहल्ला बस की स्कीम को अनाउंस हुए, आज भी बहुत कम संख्या में मोहल्ला बस पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ही चलाया जा रहा है। तो जब तक आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट को रिलायबल, एफिशिएंट, कनेक्टेड, इंक्लूसिव, अफोर्डेबल नहीं बनाएंगे, तब तक लोग प्राइवेट व्हीकल को ही यूज करते रहेंगे। पराली जलना और वायु प्रदूषण में उसके योगदान को लेकर काफी चर्चा होती है। पराली ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ 'ਚ ਮੈਂ ਅੱਗ ਲਾਈ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਉਹ ਪਰ ਮਜਬੂਰੀ ਮੇਰੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਬੇਲਰ ਹੈਗੇ ਆ ਇੱਥੇ, ਪਰ ਬੇਲਰ ਹੈਗੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਰਾਹ ਤੰਗ ਆ ਉੱਥੇ ਬੇਲਰ ਤੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦੇ ਹੈਗੇ।
ਮੈਂ 5-6 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਝੋਨਾ ਵੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਛੋਟਾ ਬੇਲਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਲੱਭਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ ਗੱਲ ਬਣੀ। ਝੋਨਾ ਵੱਢਣ ਤੋਂ 12-13 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਮਜਬੂਰੀ ਨੂੰ ਅੱਕ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਹੋਰ ਹੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਹਣ ਖੇਤ ਦਿਖ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਝੋਨਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਮੇਨ ਆਸ ਹੈਗੀ ਝੋਨੇ ਤੋਂ, ਕਿ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਬਚਦੇ ਆ, ਇਹ ਹੈ ਆ। ਤੇ ਝੋਨਾ ਐਤਕੀ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਹਾਲੇ ਤੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਲਾਗੇ ਪਾਸੇ ਕਿਤੇ ਝੋਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ ਹੈਗਾ ਝੋਨਾ, ਪਰ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਉਵੇਂ ਹੀ ਪਿਆ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਤੁਲ ਗਿਆ ਆ ਬੋਰੀਆਂ 'ਚ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਰੇਟ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਝੋਨੇ ਦਾ 1 ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪਰਾਲੀ ਵਾਲੇ ਬੇਲਰ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲੈਣੇ ਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖੱਤਾ ਖਾਲੀ ਕਰਤਾ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਲਾਂਭਦੇ ਆ, ਦੂਰ ਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕੀ ਕਰੇ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਆਸ ਆ ਝੋਨੇ ਤੋਂ पैसे ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਬੰਦਾ पैसे देवे। विभिन्न अध्ययनों के अनुसार पराली का जलना अक्टूबर से नवंबर के दौरान 30% तक प्रदूषण में योगदान देता है। ये काफी बड़ा हिस्सा है। सुप्रीम कोर्ट भी राज्यों को फार्म फायर्स पर नियंत्रण न लगाने के कारण फटकार लगाता रहता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे समय गुजरता है फार्म फायर्स का योगदान केवल 3% तक रह जाता है, पर फिर भी वायु गुणवत्ता तो बेहद खराब ही बनी रहती है। कुछ पॉल्यूटेंट कंट्रीब्यूटर्स जो हैं वो हर जगह पे भले ही उनका परसेंटेज कम या ज़्यादा होगा, लेकिन वही बने रहते हैं। जैसे कि जिस तरह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हम लोग कर रहे हैं, 65 से टू 70% जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी है वो हम कोल को थर्मल पावर प्लांट्स में जला के पैदा कर रहे हैं, उससे बहुत पॉल्यूशन होता है। 2015 में IIT दिल्ली की रिपोर्ट थी कि इवन दिल्ली में 31% जो कंट्रीब्यूट कर रहा था वो कोल पावर प्लांट्स का कंट्रीब्यूशन था पॉल्यूशन में। इसके बाद जो हमारा ट्रांसपोर्ट सेक्टर है वो एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है। हम देख रहे हैं कि पिछले 20 सालों में किस तरह से हमारे जो शहर है वहाँ पे बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाए जा रहे हैं, और अमूमन इन कंस्ट्रक्शन साइट्स पे जो एक मेजर होता है पॉल्यूशन को कम करने के लिए, उसका इस्तेमाल या उसका इम्प्लीमेंट, उन लॉज का इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है। इंडस्ट्रियल जो छोटे बड़े इंडस्ट्रीज़ हैं दिल्ली आसपास के इलाके में और बाकी शहरों में भी उनके जो इमिशन स्टैंडर्ड्स हैं उनको नहीं फॉलो किया जाता है। एक एग्जांपल थर्मल पावर प्लांट्स का इमिशन स्टैंडर्ड्स को ले सकते हैं। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि इंडस्ट्रीज़ भी काफ़ी रेगुलेटेड नहीं है, उनका इमिशंस रेगुलेटेड नहीं है। फिर हम वेस्ट जनरेशन की बात करते हैं, किस तरह से हमारे लाइफस्टाइल चेंज होने की वजह से बहुत सारा वेस्ट जनरेट हो रहा है अभी हमारे शहरों में, और उनका सही से मैनेजमेंट नहीं होने की वजह से वो अक्सर या तो रोड पे जलते हुए दिखते हैं, या फिर अगर लैंडफिल में जाते हैं तो वहाँ भी वो इट कैचेज विद फायर एंड इट जनरेट पॉल्यूशन। तो फिर इसके अलावा बायोमास बर्निंग भी एक रीज़न है जिसकी वजह से वायु प्रदूषण हो रहा है। तो हम देखते हैं कि ये सारे कंट्रीब्यूटर्स जो है वो एयर पोल्यूशन को कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन जब इट्स बहुत अनफॉर्चुनेट है कि जब हम एयर पोल्यूशन की बात करते हैं तो ना सिर्फ मेन स्ट्रीम मीडिया का जो नैरेटिव है, बल्कि जो सरकार की पॉलिसीज़ है या जो डिस्कशन है वो भी काफ़ी विंटर तक सिमट कर रह जाती है, दिल्ली तक सिमट कर रह जाती है। सिर्फ एक कंट्रीब्यूटर को वो एड्रेस करने की कोशिश करती है, चाहे वो स्टेबल बर्निंग हो, चाहे वो फायर क्रैकर्स हो, जबकि हमें ये समझना होगा कि स्टेबल बर्निंग एक बहुत एपिसोडिक इवेंट है। लेकिन अगर हमको सही में अपनी हवा को साफ करना है तो जो सालों भर कंट्रीब्यूटर्स मौजूद हैं जो मैंने बताया, इन सबको डील करने की जरूरत है। न्यायपालिका हर साल वायु प्रदूषण पर विशेष रुचि लेती है, वह एक के बाद एक आदेश देती रहती है। हालांकि ये बात अलग है कि उसके कई आदेशों को गंभीरता से नहीं लिया जाता। उदाहरण के लिए इस साल सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस आयुक्त को फटकार लगाते हुए पूछा कि पटाखों पर प्रतिबंध का आदेश ठीक से लागू क्यों नहीं किया गया। उन्हें स्पष्टीकरण देने को कहा गया। पुलिस ने कहा कि वह उसे लागू करने के लिए पूरी कोशिश कर रही है, पर फिर भी यह उल्लंघन जारी रहा। दशहरा से लेकर दिवाली, शादी का सीजन, नव वर्ष और इसके बीच पड़ने वाले सभी 30 त्योहार पर दिल्ली वालों ने सुप्रीम कोर्ट को ये दिखा दिया कि वह उसके आदेशों की परवाह ही नहीं करते, और उन्होंने पुलिस को भी ये दिखा दिया कि वह अपने कोर्ट में किए गए वादों को निभाने के लिए सक्षम ही नहीं है।
लेकिन इसी बात को एक दूसरे संदर्भ में सोचिए। क्या ये सामान्य लोगों के लिए समझना रॉकेट साइंस है कि पटाखों का जलना समस्याओं को और बढ़ा रहा है? क्या ये रॉकेट साइंस है समझना कि जब वायु प्रदूषण का स्तर ऊंचा हो तो उन्हें बाहर जाते समय N95 मास्क पहनना बेहद आवश्यक है? कितने लोग आपको दिखते हैं N95 मास्क पहने हुए? गौरतलब है कि PM 2.5 से केवल N95 मास्क ही बचा सकते हैं। अंत में हम ये कह सकते हैं कि आम लोग सरकारों को संदेश दे रहे हैं कि वायु प्रदूषण उनके लिए कोई गंभीर मुद्दा है ही नहीं। तो आप ये सोचिए कि फिर आखिर सरकारों को वायु प्रदूषण की परवाह क्यों करनी चाहिए? हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जा रहे हैं और एक गारंटी के साथ, हम लोग इस चक्र की पुनरावृत्ति जरूर देखेंगे।